नमस्कार साथियों। आज हम अपनी क्लास में टॉपिक है मनोविज्ञान की शाखाएं, इनका अध्ययन करने जा रहे हैं। और इससे पूर्व हमने मनोविज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु अथवा मुख्य बिंदुओं का क्या किया, अध्ययन किया, जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी एवं महत्वपूर्ण थे और कई बार उनसे परीक्षाओं में प्रश्न भी पूछे गए हैं। अब आज हम अपनी जो टॉपिक है मनोविज्ञान की शाखाएं, इस टॉपिक का क्या करने जा रहे हैं, अध्ययन करने जा रहे हैं, ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी। तो सबसे पहला सामान्य मनोविज्ञान। अब सामान्य मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत साधारण अथवा सामान्य परिस्थितियों में मानव के सामान्य व्यवहार का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। यानी साधारण परिस्थितियों में मानव के सामान्य व्यवहार का अध्ययन करने वाली शाखा क्या है, मनोविज्ञान की सामान्य मनोविज्ञान शाखा कहलाती है। यानी साधारण परिस्थितियों में सामान्य व्यवहार का अध्ययन करने वाली शाखा क्या कहलाती है, सामान्य मनोविज्ञान कहलाती है। जैसे किसी हलवाई की दुकान के पास से निकलने पर मुंह में लार आना सामान्य परिस्थिति अथवा साधारण परिस्थिति है। और साधारण परिस्थिति में उसने क्या है, सामान्य व्यवहार दर्शाया, जो हर व्यक्ति क्या करता है, दर्शाता है। हर व्यक्ति में वो स्वाभाविक अनुक्रिया होती है। यानी तो आप देख रहे हो, यदि साधारण परिस्थितियों में व्यक्ति सामान्य व्यवहार दर्शा रहा है तो उस व्यवहार का अध्ययन किसमें किया जाता है, सामान्य मनोविज्ञान में किया जाता है। अब अगली शाखा है असामान्य मनोविज्ञान। यानी असामान्य मनोविज्ञान में क्या है, मानव के असाधारण अथवा असामान्य व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। यानी ऐसे क्षत विक्षत मानसिक रोगों से जन्य अथवा ग्रसित व्यक्तियों के व्यवहारों का अध्ययन किया जाए तो वो शाखा कौन सी, असामान्य मनोविज्ञान। यानी मानव के असामान्य व असाधारण व्यवहार का अध्ययन करने वाली शाखा क्या है, असामान्य मनोविज्ञान है। जो मानसिक रोगों से ग्रस्त अथवा मानसिक रोगों से जन्य जो रोगी हैं, उनके रोग के कारणों, उनके लक्षणों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। वो किसमें किया जाता है, असामान्य मनोविज्ञान में किया जाता है। अब अगली शाखा है मानव मनोविज्ञान। मानव मनोविज्ञान के अंतर्गत केवल मानव व्यवहार का क्या किया जाएगा, अध्ययन किया जाएगा। तो मानव मनोविज्ञान में केवल और केवल किसका, केवल मानव व्यवहार का अध्ययन। तो स्वाभाविक सी बात है, मानव किसी प्रकार का व्यवहार क्यों दर्शाता है, उसके व्यवहार के पीछे क्या कारण है, तो उस व्यवहार का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, मनोविज्ञान की जो शाखा है वो है मानव मनोविज्ञान। तो मानव मनोविज्ञान के अंतर्गत क्या है, केवल मानव व्यवहार का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। अब अगली शाखा है पशु मनोविज्ञान। यह पशु मनोविज्ञान जो शाखा है, यह पशुओं से संबंधित शाखा है। इस शाखा के अंतर्गत पशुओं के व्यवहार का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। तो केवल पशु व्यवहार का अध्ययन, यानी मनोविज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पशुओं के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, तो वह शाखा क्या कहलाती है, पशु मनोविज्ञान कहलाती है। अब है व्यक्ति मनोविज्ञान। ध्यान रखना क्या है, व्यक्ति मनोविज्ञान। मनोविज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत केवल व्यक्ति विशेष यानी व्यक्ति को विशिष्ट मानकर उसके व्यवहार का अध्ययन करने वाली शाखा है, वो क्या कहलाएगी, व्यक्ति मनोविज्ञान। यानी यहाँ मानवों का, समस्त मानवों का एक साथ नहीं होगा, केवल व्यक्ति को विशिष्ट मानकर उसका ही, केवल एक व्यक्ति विशेष का ही अध्ययन किया जाए तो फिर वह शाखा क्या है, व्यक्ति मनोविज्ञान। तो
व्यक्ति को विशिष्ट मानकर उसके व्यवहार का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? व्यक्ति मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। अब आ जाओ आपकी अगली, समूह अथवा समाज मनोविज्ञान। तो समूह मनोविज्ञान, इसको हम क्या कहते हैं? समाज मनोविज्ञान भी कहते हैं। तो मनोविज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत समूह में अथवा समाज में मानव व्यवहार का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। और हम आपको पिछली क्लास में भी बता चुके हैं कि जब व्यक्ति अपने व्यक्तिगत अथवा भौतिक परिवेश में अथवा वातावरण में होता है तो उसका व्यवहार भिन्न होता है, और जब वो सामाजिक परिवेश अथवा सामाजिक स्वरूप में होता है तो उसका व्यवहार अलग अलग प्रदर्शित होता है या व्यक्त होता है। तो जब व्यक्ति का समूह में अथवा समाज में व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है तो वह शाखा क्या कहलाती है? समूह अथवा समाज मनोविज्ञान कहलाती है। तो समाज में रहकर व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाती है? समूह अथवा समाज मनोविज्ञान शाखा कहलाती है। अब आ जाओ शुद्ध मनोविज्ञान, पॉजिटिव साइंस ऑफ बिहेवियर। तो सबसे पहले हमने आपको बताया मनोविज्ञान को व्यवहार का शुद्ध मनोविज्ञान किसने बताया था? जॉन ब्रॉड्स वाटसन ने। यानी मनोविज्ञान को पॉजिटिव साइंस के रूप में सबसे पहले परिभाषित करने वाले मनोविज्ञानिक कौन थे? जॉन ब्रॉड्स वाटसन, जिन्होंने व्यवहारवाद का विचार दिया या व्यवहारवाद को जन्म दिया, और ये कहाँ के थे? अमेरिका के थे। तो अब जो शुद्ध मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत शुद्ध मनोविज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत मनोविज्ञान के नियमों सिद्धांतों का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। यानी यह मनोविज्ञान का कौन सा पक्ष व्यक्त करता है? सैद्धांतिक पक्ष व्यक्त करता है। तो मनोविज्ञान का सैद्धांतिक पक्ष, इसके अंतर्गत नियमों सिद्धांतों व पाठ्यवस्तु या विषय वस्तु का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। तो आप देख रहे हैं शुद्ध मनोविज्ञान, यह मनोविज्ञान का क्या है? सैद्धांतिक पक्ष है, और इसके अंतर्गत मनोविज्ञान के नियमों सिद्धांतों अथवा विषय वस्तु एवं पाठ्य वस्तु का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। तो वह शाखा क्या कहलाती है? शुद्ध मनोविज्ञान कहलाती है। अब अगला है व्यवहारगत मनोविज्ञान या व्यवहारगत मनोविज्ञान। तो आप देख रहे हैं यह मनोविज्ञान का क्या है? व्यवहारिक पक्ष है। यह कैसा पक्ष है? सैद्धांतिक शुद्ध मनोविज्ञान। और यह क्या है? मनोविज्ञान का व्यावहारिक पक्ष। मनोविज्ञान का कौन सा पक्ष है? व्यावहारिक पक्ष है। यानी जो मनोविज्ञान के नियम सिद्धांत अथवा उपलब्धियां हैं उनको व्यक्ति अपने मानव प्रयोग में किस प्रकार से उपयोग में लाता है। तो यह क्या है? व्यवहारगत मनोविज्ञान, यानी मनोविज्ञान का व्यवहारिक पक्ष। तो मनोविज्ञान के नियमों सिद्धांतों का मानव व्यवहार में प्रयोग। जैसे एक छोटा सा ही एग्जाम्पल दूं, मनोविज्ञान का एक नियम अथवा एक सिद्धांत है मूल प्रवर्त्यात्मक सिद्धांत। और यह मूल प्रवर्त्यात्मक सिद्धांत किसने दिया? विलियम मैकडूगल ने। और उसने बताया प्रत्येक जीव अपने जन्म के साथ 14 मूल प्रवृत्तियां होती हैं जो जन्म से उसके साथ आती हैं, और प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से एक संवेग उत्पन्न होता है, एक भाव उत्पन्न होता है। तो उसी में से एक मूल प्रवृत्ति उसने बताई, जैसे संग्रह करना अथवा संचय करना, यानी एकत्रित करना अथवा इकट्ठा करना। तो आप देख रहे हो इस मूल प्रवर्त्यात्मक सिद्धांत का सैद्धांतिक पक्ष यही कहता है कि संग्रह करने की प्रवृत्ति प्रत्येक व्यक्ति में आती है,
और जन्म से मृत्यु तक रहती है। अब मानव इस प्रवृत्ति को अपने दैनिक जीवन में, अपने व्यवहार में किस प्रकार प्रयोग करता है, तो आप भी देखते हो या जानते हो कि जब से बच्चा जन्म लेता है और मृत्यु तक भिन्न भिन्न प्रकार की अपनी आवश्यकताओं की वस्तुओं को क्या करता जाता है, इकट्ठा करता जाता है। जैसे जब वो बाल्यावस्था में, जैसे शिशुअवस्था में होता है, तो वो भिन्न भिन्न प्रकार के खिलौने, चाहे वो मिट्टी के खिलौने हो, चाहे वो प्लास्टिक के खिलौने हो, या अन्यत्र अन्य किसी प्रकार की सामग्री के खिलौने हो, उनको एकत्रित करना उसको क्या होता है, पसंद होता है। चाहे भले ही उनसे खेलना कम पसंद हो, कम खेलता हो, लेकिन उनको इकट्ठा कर लेगा। घर में बहुत सारे खिलौने रखे होंगे, लेकिन दूसरे किसी बच्चे के पास अन्य खिलौने को देखेगा, तुरंत उसे अपने माता पिताजी से मंगाने का क्या कहता है, बोलता है। तो आप देख रहे हो उसी प्रकार जैसे ही वो बाल्यावस्था में आया, तो भिन्न भिन्न प्रकार के फिर खेल संबंधी सामग्रियों का क्या करता है, वो संचय करता है। जैसे बैट बॉल है, कई प्रकार की बॉल है उसके पास होंगी, बैट भी कई प्रकार के होंगे, फुटबॉल वगैरह होगी। या पुराने समय में जब हम खेलते थे तो आप देखते थे कि भाई एक तो वो पत्ते आते थे फोटो वाले, जिन पे हीरो हीरोइन के फोटो आते थे, उनको इकट्ठा करते थे, खेलते थे। तो इसी प्रकार गोलियां, कांच की गोलियां खेलते थे, तो कांच की गोलियों को इकट्ठा करते थे। और इसी प्रकार जैसे माचिस के पत्ते भी इकट्ठे करते, और क्या बोलते हैं, जैसे मटका फूट जाते हैं तो मटके की गिच्ची बना लेते थे खेलने के लिए, उनको बहुत सारे इकट्ठे करके हम भी अलमारी में रख लेते थे। तो संचय की प्रवृत्ति क्या है, आप देख रहे हो, सिद्धांत कह रहा है कि संचय की प्रवृत्ति जन्म से आती है और व्यक्ति क्या है, उसे अपने व्यवहार में भी क्या कर रहा है, प्रयोग में ला रहा है। इसी प्रकार किशोरावस्था में भिन्न भिन्न प्रकार की सामग्रियों का क्या करता है, वो संचय करता है। और जब वो परिपक्व युवा अथवा प्रौढ़ावस्था में आता है, तो वो धन का संचय करता है। ठीक है जी, खुद के लिए, खाने के लिए खर्च करने का प्रयास नहीं करता, पहनने के लिए खर्च करने का प्रयास नहीं करता, तो वो क्या कर रहा है, धन को इकट्ठा कर रहा है। एक गाड़ी है, लेकिन उसके बावजूद पैसा अधिक होने पर वो चार चार गाड़ियों का क्या कर रहा है, संग्रह कर रहा है। तो आप देख रहे हो, एक घर है रहने के लिए, फिर भी चार घर और बनवा के तैयार कर रहा है। तो ये सब क्या, संग्रह की प्रवृत्ति है। जो मूल प्रवृत्ति क्या बता रही है, जन्म से मृत्यु तक आती है और इसको मानव अपने व्यवहार में क्या कर रहा है, अपना रहा है। तो इसी प्रकार क्या है, व्यवहारत मनो या व्यवहारगत, ध्यान रखना, व्यवहारत या व्यवहारगत मनोविज्ञान। और यह मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान का व्यवहारिक पक्ष है। जब मनोविज्ञान के नियमों सिद्धांतों का क्या है, मानव अपने व्यवहार में प्रयोग करता है, तो इसका अध्ययन किया जाता है। तो वो किसमें किया जाता है, व्यवहारगत मनोविज्ञान में किया जाता है। अब आ जाओ बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान, और बाल मनोविज्ञान का आपको जनक बताया था किसको, प्लेटो को। और प्लेटो क्या थे, अरस्तु के गुरु थे। और आपको हमने बताया प्लेटो की पुस्तक का नाम क्या था, रिपब्लिक था। तो प्लेटो ने अपनी पुस्तक में बताया कि जैसे जैसे बालक की अथवा शिशु की आयु बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उसकी रुचियां, इच्छाएं, शारीरिक क्रियाएं एवं विचारात्मक परिवर्तन होते जाते हैं। तो इसी के आधार पर इन्होंने क्या है, बालक का अध्ययन किया। तो इसीलिए प्लेटो को क्या कहा जाता है, बाल मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। तो बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत बालक की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, बालक की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक अथवा संवेगात्मक एवं गामक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो आप देख रहे हो, 6 से 12 वर्ष की आयु को सामान्यतः हम क्या मानते हैं, बाल्यावस्था मानते हैं। तो उस बाल्यावस्था में बालक की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक अथवा गामक क्रियाओं का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। तो वह शाखा क्या कहलाती है, बाल मनोविज्ञान कहलाती है। अब आ जाओ किशोर मनोविज्ञान। किशोर मनोविज्ञान, तो आप देख रहे हो किशोर मनोविज्ञान का जनक आपको किसने बताया, आपको क्या बताया, स्टैनले हॉल। और ये कहाँ के थे, अमेरिका के थे। और इन्होंने अपनी पुस्तक एडोलेसेंस में क्या है, किशोरों के विकासात्मक परिवर्तनों पर क्या किया, अपने विचार दिए, या विकासात्मक परिवर्तनों का क्या किया, अध्ययन किया। तो आप देख रहे हो किशोरावस्था की आयु या अथवा अवधि काल आप सामान्यतः क्या मानते हैं, 12 अथवा 13 वर्ष से 18 अथवा 19 वर्ष तक की जो आयु होती है, वो किशोरावस्था की आयु कहलाती है। तो किशोरावस्था में किशोर अथवा किशोरियों में होने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक अथवा गामक
या लैंगिक परिवर्तनों का जब अध्ययन किया जाता है तो वो मनोविज्ञान क्या शाखा कहलाती है? किशोर मनोविज्ञान कहलाती है। तो किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तन होते हैं। आप देखते हो किशोरों में आवाज का मोटा होना, चेहरे पर दाढ़ी मूछ का आना, इसके अलावा कंधे चौड़े होना और गुप्तांगों का क्या है? मैच्योर्ड अथवा परिपक्व हो जाना, काम उत्तेजना जागृत होना, ये क्या है? किशोरों में। इसी प्रकार किशोरियों में भी आप देखते हो शारीरिक परिवर्तन आते हैं। तो किशोरियों के शारीरिक परिवर्तनों के फलस्वरूप आवाज का मधुर मीठा अथवा पतला होना, चेहरे पर चमक बोल सकते हो या चेहरे पर निखार आ जाना, अंगों का कोमल होना, स्तनों का विकास होना और कंधे हैं पुरुषों की बजाय आगे की ओर झुके हुए होते हैं, जबकि पुरुषों के कंधे क्या है? किशोरों के कंधे पीछे की ओर चौड़े होते हैं। इसी प्रकार कमर के हिस्से का क्या है? चौड़ा होना। यह सब क्या है? शारीरिक परिवर्तन है जो किशोरावस्थाओं में आते हैं। तो आप देख रहे हैं किशोरावस्था में शारीरिक मानसिक, इसी प्रकार मानसिक परिवर्तन भी आते हैं। अब आप देखते हो पहले जब बाल्यावस्था में थे तो आप देखते थे कि वो बालक अथवा बालिका एक ही समूह में खेलना पसंद करते थे, लेकिन जैसे ही किशोरावस्था में आए तो किशोर अपने अलग समूह में रहना पसंद करते हैं और किशोरियां अपने अलग समूह में रहना पसंद करती हैं। इसी प्रकार आप देखते हो किशोरावस्था में एक वीर पूजा का समय भी होता है। व्यक्ति किसी व्यक्ति विशेष को अपना आदर्श मानकर क्या करता है? उसका अनुसरण करने का क्या करता है? प्रयास करता है। तो इसी प्रकार उसका बौद्धिक स्तर से वो काफी क्या हो जाता है? पूर्ण रूप से परिपक्व हो चुका होता है। तो शारीरिक मानसिक सामाजिक किशोरावस्था आते आते और इसके समापन होते होते व्यक्ति का सामाजिक जीवन क्षेत्र है वो काफी विस्तृत अथवा व्यापक हो जाता है। वो टोलियों में रहना अधिक पसंद करता है। तो आप देख रहे हो शारीरिक मानसिक सामाजिक संवेगात्मक परिवर्तनों का अध्ययन इसमें किया जाता है आपके किशोर मनोविज्ञान में। तो शारीरिक मानसिक सामाजिक संवेगात्मक अथवा लैंगिक परिवर्तनों का अध्ययन किसमें किया जाए? मनोविज्ञान की शाखा में। तो वो क्या कहलाती है? किशोर मनोविज्ञान कहलाती है। अब आप आ जाओ प्रौढ़ मनोविज्ञान। प्रौढ़ मनोविज्ञान में हम प्रौढ़ व्यक्ति होते हैं, प्रौढ़ व्यक्तियों के व्यवहार का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। तो प्रौढ़ व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन इसमें किया जाता है? प्रौढ़ मनोविज्ञान में किया जाता है। अब आ जाओ आप औद्योगिक मनोविज्ञान। औद्योगिक मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा जो उद्योग धंधों से संबंधित है। उद्योग धंधों में मजदूरों की समस्याओं का, उनके व्यवहारों का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। मजदूरों के समक्ष क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं या किस किस प्रकार की समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं के पीछे वास्तविक कारण क्या होते हैं, उत्पादन अथवा व्यय की समस्याओं का भी क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। तो उद्योग धंधों से संबंधित जो मनोविज्ञान की शाखा है वो क्या कहलाती है? औद्योगिक मनोविज्ञान कहलाती है। इसका अध्ययन करने से क्या होता है? जो उद्योग धंधों का मालिक होता है वो अपने उद्योग को बेहतर बना सकता है कि मजदूरों की समस्याएं क्या क्या होती हैं, किस किस प्रकार की होती हैं, उनका अध्ययन किया जाए, उनके व्यवहार को जानने का प्रयास किया जाए और उनके समस्याओं के कारणों को दूर कर अपने व्यवसाय को अथवा अपने उद्योग धंधों को अधिक विकसित रूप प्रदान किया जाए। तो आप देखते हो इसीलिए जो उद्योग धंधों के जो मालिक होते हैं वो अपने कर्मचारियों को होली दिवाली अथवा किसी तीज त्योहार पर भिन्न भिन्न प्रकार के गिफ्ट क्या करते हैं? प्रदान करते हैं, जिससे उनका क्या हो? उत्साहवर्धन हो। इसी प्रकार अच्छा कार्य करने वाले व्यक्तियों को वर्ष में आप देखते हो वर्ष के अंत में किसी प्रकार से क्या है? उन्हें पुरस्कृत करके उनके व्यवहार को अधिक से अधिक अच्छा व्यवहार करने के लिए क्या करते हैं? अन्य व्यक्तियों को, अन्य मजदूरों को प्रेरित करने का प्रयास किया जाता है। तो यह सब किसके अंतर्गत आता है? औद्योगिक मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। तो उद्योग धंधों से संबंधित मनोविज्ञान, उद्योग धंधों से संबंधित मनोविज्ञान क्या कहलाता है? औद्योगिक मनोविज्ञान कहलाता है।
अब आ जाओ अपराध मनोविज्ञान। अपराध मनोविज्ञान का जनक आपको क्या बताया? सीजर लोम्ब्रोसो। सीजर लोम्ब्रोसो को अपराध मनोविज्ञान का क्या कहते हैं? जनक कहते हैं, या अपराध शास्त्र का क्या कहते हैं? जनक कहते हैं। तो अपराध मनोविज्ञान यानी अपराध के क्षेत्र में प्रयोग किया जाने वाला मनोविज्ञान क्या कहलाता है? अपराध मनोविज्ञान कहलाता है। अपराध मनोविज्ञान के अंतर्गत अपराधियों के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है, अपराध के प्रकारों का अध्ययन किया जाता है, अपराध करने के पीछे जो अपराधी है उसका व्यवहार अथवा मनोवृत्ति किस प्रकार की रही होगी, अपराधों के कारण क्या है, उनके लक्षण, अपराधियों के लक्षण किस प्रकार के होते हैं, और उनको अपराध वाली प्रवृत्ति से किस प्रकार से एक मानवीय प्रवृत्ति में लाया जा सके। इन सारे व्यवहार का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? अपराध मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। तो अपराधियों के व्यवहार का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? अपराध मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। अब अगला है नैदानिक अथवा उपचारात्मक मनोविज्ञान। हमने आपको बताया मनोविज्ञान की सबसे प्राचीन शाखा क्या है? नैदानिक अथवा उपचारात्मक मनोविज्ञान है। आप देख रहे हैं चिकित्सा के क्षेत्र में सर्वप्रथम क्या है? मनोविज्ञान का प्रयोग किया गया। तो उसके बाद हमने आपको बतलाया कि इसके जो जनक हैं, तो इसके जनक कौन है? लाइटनर विटमर। लाइटनर विटमर को इसका क्या कहा जाता है? नैदानिक अथवा उपचारात्मक अथवा क्लिनिकल मनोविज्ञान का क्या कहा माना जाता है? जनक माना जाता है लाइटनर विटमर को। और लाइटनर विटमर ने अमेरिका की पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय में क्या है? मनोविज्ञान वो चिकित्सालय, मनोविज्ञान चिकित्सालय की क्या की स्थापना की। तो चिकित्सा के क्षेत्र में यदि मनोविज्ञान के नियमों सिद्धांतों का प्रयोग किया जाए तो मनोविज्ञान की वह शाखा क्या कहलाती है? चिकित्सा अथवा उपचारात्मक अथवा नैदानिक मनोविज्ञान कहलाती है। तो आप देख रहे हैं इसके अंतर्गत भिन्न भिन्न प्रकार के रोगियों के व्यवहारों का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। उन रोगियों के व्यवहारों में किस प्रकार परिवर्तन लाया जा सकता है, तो सब किसका अध्ययन किया जाता है? उपचारात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ, आप देखते हो पिक्चर मुन्ना भाई MBBS। तो आप देख रहे हैं इस पिक्चर में मुन्ना भाई MBBS पिक्चर में भी आप देखते हो कि जो रोगी होता है, जो कोमा में चल रहा होता है, उसको कई प्रकार का काफी लंबे समय तक इलाज देने के पश्चात ही उसके हालत में किसी भी प्रकार का सुधार नहीं होता है। तो फिर वो उस पिक्चर का हीरो है संजय दत्त। तो आप देखते हो वो उसको क्या देता है? जादू की झप्पी देता है, गले से लगाता है, उसको प्रेम और स्नेह देता है, और वह प्रेम और स्नेह उसके क्या है? उसके स्वास्थ्य में सुधार लाता है। तो यही क्या है? नैदानिक अथवा उपचारात्मक मनोविज्ञान। और ये आप भी जानते हो कि प्रेम अथवा स्नेह क्या है? प्रेम और स्नेह के द्वारा आप किसी भी जीव को अपना बना सकते हो, मानव ही नहीं, आप जानवरों को भी अपना बना सकते हो अथवा अपने वश में कर सकते हो। तो जब चिकित्सा के क्षेत्र में मनोविज्ञान के नियमों सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है तो मनोविज्ञान की वह शाखा क्या कहलाती? नैदानिक उपचारात्मक अथवा क्लिनिकल मनोविज्ञान। और इसके जनक कौन थे? लाइटनर विटमर। अब आ जाओ शिक्षा मनोविज्ञान। और शिक्षा मनोविज्ञान का जनक हमने आपको क्या बताया? एडवर्ड ली थॉर्नोडाइक। एडवर्ड ली थॉर्नोडाइक। और एडवर्ड ली थॉर्नोडाइक को हम क्या कहते हैं? शिक्षा का जनक कहते हैं। और एडवर्ड ली थॉर्नोडाइक ने बतलाया कि जब मनोविज्ञान के नियमों सिद्धांतों अथवा उपलब्धियों को हम शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग में लाते हैं तो मनोविज्ञान की वह शाखा क्या कहलाती है? शिक्षा मनोविज्ञान कहलाती है। यानी बालक को शिक्षा प्रदान करने के लिए उसे किस किस प्रकार की मनोवैज्ञानिक तथ्यों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा प्रदान की जा सकती है। तो आप देख रहे हैं आयु स्तर, उसकी रुचि, ठीक है, उसकी बौद्धिक योग्यता। तो शिक्षा देते समय ये सारी चीजें ध्यान में रखा जाता है। किस समय बालक अधिक फ्रेश और तरोताजा होता है, उसके सीखने अथवा ग्रहण करने की क्षमताएं अधिक होती हैं, और किस समय व्यक्ति क्या है? सीखने की क्षमताएं क्या होती हैं? उसकी नीरस पड़ती जाती हैं। तो आप देखते हैं प्रातःकालीन विद्यालय, जब ग्रीष्मकाल का समय होता है तो ग्रीष्मकाल के समय में विद्यालयों का समय क्या किया जाता है? सुबह के
शिफ्ट में किया जाता है, जिससे क्या है भीषण गर्मी का बालक को सामना नहीं करना पड़े और भीषण गर्मी से बच्चे को थकावट होगी, उस थकान से क्या होगा, उसका बचाव होगा। तो इस प्रकार आप देख रहे हो कि जब मनोविज्ञान के नियमों, सिद्धांतों अथवा उपलब्धियों का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है तो वह शाखा क्या कहलाती है, शिक्षा मनोविज्ञान कहलाती है। और इसके जनक कौन थे, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। अब आ जाओ सैन्य मनोविज्ञान। तो सबसे पहले सैन्य मनोविज्ञान यानी सेना के क्षेत्र में मनोविज्ञान के नियमों, सिद्धांतों अथवा उपलब्धियों का प्रयोग करने वाला जो प्रथम देश था वो था कौन, अमेरिका। तो जब सैन्य अभियानों के लिए शत्रु अथवा मित्र पक्ष के सैन्य बलों का, उनके व्यवहारों का अध्ययन किया जाए तो मनोविज्ञान की वह शाखा क्या कहलाती है, सैन्य मनोविज्ञान कहलाती है। यानी सैन्य अभियानों की सफलता के लिए शत्रु अथवा मित्र पक्ष के सैन्य बलों के व्यवहारों का, उनकी तकनीकों का क्या किया जाए, अध्ययन किया जाए। तो वह मनोविज्ञानी शाखा क्या कहलाती है, सैन्य मनोविज्ञान। तो इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा, सर्वप्रथम प्रयोग अमेरिका द्वारा अपनी सेना में किया गया। तो सैन्य अभियानों की सफलता के लिए मित्र अथवा शत्रु पक्ष के सैन्य बलों के व्यवहारों का अध्ययन करना, उनमें आवश्यक संशोधन अथवा सुझाव देना और उन्हें अपनी सेना में प्रयोग करना क्या कहलाता है, सैन्य मनोविज्ञान कहलाता है। अब आ जाओ विकासात्मक मनोविज्ञान। विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक आपको बतलाया था जीन पियाजे, जीन विलियम फ्रेट्ज पियाजे। तो जीन विलियम फ्रेट्ज पियाजे को क्या कहा जाता है, विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। तो जीन पियाजे ने बतलाया कि बालक के विकास की भिन्न भिन्न अवस्थाओं, शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, उसके बाद वयस्क अवस्था तक उसके विकास की भिन्न भिन्न अवस्थाओं का जब अध्ययन किया जाता है और भिन्न भिन्न अवस्थाओं में उसके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है तो मनोविज्ञान की वह शाखा क्या कहलाती है, विकासात्मक मनोविज्ञान कहलाती है। यानी विकास की भिन्न भिन्न अवस्थाओं में बालक अथवा व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है, विकासात्मक मनोविज्ञान कहलाता है। अब आ जाओ गतिशील मनोविज्ञान। और गतिशील मनोविज्ञान का जनक अपने आप को क्या बताया था, कर्ट लेविन को क्या बताया, गतिशील मनोविज्ञान। तो गतिशील मनोविज्ञान क्या है, जब व्यक्ति की शारीरिक अथवा गामक क्रियाओं का अध्ययन किया जाए। किसका, मनोविज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत व्यक्ति की शारीरिक अथवा गामक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है तो मनोविज्ञान की वह शाखा क्या कहलाती है, गतिशील अथवा डायनामिक साइकोलॉजी कहलाती है। उसके बाद आ जाओ आप विद्यालयी मनोविज्ञान। विद्यालयी मनोविज्ञान के अंतर्गत आप देखते हो कि विद्यालयों में किस प्रकार का वातावरण निर्मित किया जाए जिससे बालकों का सीखना सहज, सरल और सुलभ हो सके। बालकों के व्यवहार में परिवर्तन के साथ साथ उनमें आवश्यक परिमार्जन किया जाए, उसके लिए किस किस प्रकार की तकनीकों का और विधियों का, साधनों का उपयोग किया जाए, यह सब मनोविज्ञान के अंतर्गत क्या किया जाता है, उपयोग में लाया जाता है। मनोविज्ञान के साधनों का, विधियों का और संसाधनों को जब विद्यालय के कार्य में उपयोग में लाया जाए तो मनोविज्ञान की वह शाखा क्या कहलाती है, विद्यालयी मनोविज्ञान कहलाती है। इस अच्छा ये सैन्य हो गया अभी। हाँ, अब आ जाओ खेल मनोविज्ञान। तो आप देख रहे हो खेल मनोविज्ञान, जब मनोविज्ञान के नियमों, सिद्धांतों अथवा उपलब्धियों का खेल के क्षेत्र में उपयोग में लाया जाए तो मनोविज्ञान की शाखा क्या कहलाती है, खेल मनोविज्ञान। अब मनोविज्ञान आप देखते हो, मनोविज्ञान क्या कहता है, समूह में रहने पर क्या देता है, बल देता है, पहली चीज। दूसरी चीज आप देखते हो मनोविज्ञान क्या कहता है, बालक को अधिक से अधिक करके सीखने का अवसर प्रदान किया जाए, उसको प्रत्यक्ष अपनी ज्ञान इंद्रियों से क्या कराया जाए, अनुभव कराया जाए, तो उसको सीखना क्या होगा, सहज, सरल और तीव्रता से होगा। तो आप देखते हो खेल मनोविज्ञान में भी यही होता है, बालकों को खेल खिला के उनको प्रत्यक्ष उस खेल से क्या है, उस खेल के नियमों से क्या कराया जाता है, संपर्क करवाया जाता है। तो आप देख रहे हो कि उसको किसी भी प्रकार के खेल के सैद्धांतिक नियमों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती, खेलते खेलते ही वो स्वचालित रूप से क्या करता है, उस खेल से संबंधित समस्त नियमों को क्या कर जाता है, सीख जाता है। इसके साथ साथ उनमें सामूहिकता एवं सहकारिता की भावना का भी विकास होता है, उनमें नेतृत्व गुणों का भी क्या होता जाता है, विकास होता जाता है। तो जब मनोविज्ञान के नियमों, सिद्धांतों एवं उपलब्धियों का क्या किया जाए, खेल के क्षेत्र में प्रयोग किया जाए तो मनोविज्ञान की वह शाखा क्या कहलाती है, खेल मनोविज्ञान कहलाती है। तो आप देखते हो जैसे कोई भी खेल हो, जैसे क्रिकेट ही है, आपने कभी क्रिकेट की रूल बुक को कभी भी नहीं पढ़ा होगा, बच्चा
आपने भी खेला होगा, हमने भी खेला होगा और बच्चे भी खेल रहे हैं। वो बच्चों के साथ खेलते खेलते उसके सारे रूल्स को ही क्या कर जाते हैं, सीखते जाते हैं कि भाई नो बॉल किस तरीके से होगी, वाइड बॉल किस तरीके से होगी, बीमर बॉल कौन सी है और स्विंगर किस प्रकार की बॉल है। ठीक है, उसके फील्डिंग के अलग अलग क्षेत्रों को क्या क्या बोला जाता है, वो सारी चीजें वो क्या है टीवियों पर देखते हुए अथवा स्वयं खेलते हुए क्या कर जाता है, सीख जाता है। तो यह मनोविज्ञानिक शाखा क्या कहलाती है, खेल मनोविज्ञान कहलाती है। अब अगली शाखा है प्रायोगिक मनोविज्ञान। और प्रायोगिक मनोविज्ञान का जनक आपको क्या बताया, विलियम वुंट। और विलियम वुंट ने आपको बताया 1879 में जर्मनी के लिपजिग नगर के कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की। इसलिए मनोविज्ञान प्रायोगिक मनोविज्ञान का जनक किसको माना जाता है, विलियम वुंट को माना जाता है। तो जब मनोविज्ञान के नियमों सिद्धांतों का प्रयोगात्मक रूप से क्या किया जाए, उपयोग में लाया जाए, तो मनोविज्ञान की वह शाखा क्या कहलाती है, प्रायोगिक मनोविज्ञान कहलाती है। अब आ जाओ अगला, विभेदक अथवा तुलनात्मक मनोविज्ञान। और विभेदक अथवा तुलनात्मक मनोविज्ञान का जनक हमने आपको कौन बताया था, सर फ्रांसिस गाल्टन बतलाया था। तो विभेदक अथवा तुलनात्मक मनोविज्ञान क्या, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन करती है। इसके अंतर्गत व्यक्तियों में भिन्न भिन्न प्रकार की विभिन्नताएं क्यों आती हैं, उनकी विभिन्नताओं के परिणाम स्वरूप उनके व्यवहारों में किस प्रकार का परिवर्तन देखने को मिलता है। व्यक्तिगत विभिन्नता के फलस्वरूप ही जो जो वातावरणीय अथवा जैव विविधता होती है, उस जैव विविधता से हमारे समाज को अथवा हमें क्या लाभ होता है। यदि सभी प्राणियों का रूप रंग या उनमें किसी प्रकार की विभिन्नता नहीं हो, सब में समानताएं हो, तो हमारे समझ किस किस प्रकार की समस्याएं उपलब्ध होंगी या सामना करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, विभेदक अथवा तुलनात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। और विभेदक अथवा तुलनात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन थे, सर फ्रांसिस गाल्टन थे। तो इसलिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाए, मनोविज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के परिणाम, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के लाभ अथवा हानियों का अध्ययन किया जाता है। तो मनोविज्ञान की वह शाखा क्या कहलाती है, तुलनात्मक अथवा विभेदक मनोविज्ञान कहलाती है। अब आ जाओ अगली, परा मनोविज्ञान। और परा मनोविज्ञान सबसे पहली चीज मनोविज्ञान की सबसे नवीनतम शाखा है। परा मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान की सबसे नवीनतम शाखा, और कब, 2008 में। तो मनोविज्ञान की सबसे नवीनतम शाखा क्या है, परा मनोविज्ञान। और इस मनोविज्ञान की शाखा का प्रादुर्भाव कहाँ हुआ, कार्नेगी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका, कार्नेगी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका में इसका क्या किया गया, प्रादुर्भाव हुआ। अब परा मनोविज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, परा मनोविज्ञान के अंतर्गत व्यक्ति के अतीन्द्रिय, कैसे, अतीन्द्रिय अतीन्द्रिय एक्स्ट्रा सेंसिबल सेंसिबल व इंद्रियतर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेंसरी, यानी परा मनोविज्ञान के अंतर्गत व्यक्ति के अतीन्द्रिय और इंद्रियतर प्रत्यक्षों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। यानी ऐसे व्यक्ति जिनमें जो ज्ञानेन्द्रियां अथवा कर्मेंद्रियां होती हैं वो सामान्य व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक तीव्रगामी होती हैं, उनकी सेंसरी क्षमताएं वो सामान्य ना होकर क्या होती है, तीव्र होती हैं, हटकर होती हैं। तो उनके इस प्रकार के व्यवहार का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, मनोविज्ञान की जो शाखा है वो है परा मनोविज्ञान। परा मनोविज्ञान के अंतर्गत व्यक्ति के अतीन्द्रिय और इंद्रियतर व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। यानी सुपरमैन अथवा सुपर वुमेन टाइप के जो व्यक्ति होते हैं उनके व्यवहार का अध्ययन जो करने वाली शाखा है वो है परा मनोविज्ञान, और यह मनोविज्ञान की सबसे नवीनतम शाखा है। तो आज हमने यहाँ पर मनोविज्ञान की जो भिन्न भिन्न शाखा हैं उनका क्या किया, अध्ययन किया, और यहाँ से
परीक्षा में सामान्यतः हर बार प्रश्न पूछा जाता है, और यहाँ से बस प्रश्न पूछा जाता है वो ज्यादातर यही पूछा जाता है कि भाई निम्न में से मनोविज्ञान की शाखा है अथवा नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से क्षेत्र में मनोविज्ञान के नियमों, सिद्धांतों अथवा उपलब्धियों का प्रयोग किया जाने लगा है। तो इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है नवीनतम शाखा कौन है, प्राचीनतम शाखा कौन है, किस शाखा का जनक कौन है। तो आप देख रहे हो ये सारी चीजें आपको क्या है अच्छे तरीके से समझाने का हमने क्या किया, प्रयास किया है। और ये पूरी साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान व शिक्षा तकनीकी का पूरा संपूर्ण अध्ययन हमारे द्वारा, मेरे द्वारा निःशुल्क YouTube पर किया जाएगा। और यदि आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो प्लीज हमें लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। और किसी भी प्रकार की समस्या है तो वो हमें आप कमेंट बॉक्स में बतला सकते हो। और हमारे चैनल को अधिक से अधिक उन शिक्षक भर्ती परीक्षाओं से जुड़े हुए अभ्यर्थियों तक पहुंचाओ जो शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। धन्यवाद।